आज के इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज की चर्चा सच में काफी अलग होने वाली है। बिल्कुल। आज हमारे सामने मेज पर कानूनी दस्तावेजों, पुरानी केस समरी और कुछ ऐतिहासिक नोट्स का एक काफी बड़ा ढेर रखा है। देखने में किसी लॉ स्कूल की लाइब्रेरी लग रही है ये मेड्स। हाँ, वही तो। लेकिन इन पन्नों के बीच एक ऐसी कहानी छुपी है जिसने एक पूरे देश की राजनीतिक और संवैधानिक दिशा ही तय कर दी। सही कहा, ये सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे केरला के एक सन्यासी का संपत्ति से जुड़ा एक आम सा दिखने वाला विवाद भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा कानूनी आधार बन गया। हम बात कर रहे हैं साल 1973 के मशहूर केशवानंदा भारती केस की। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी सिद्धांतिक लड़ाई थी जिसने ये तय किया कि इस देश में असली ताकत आखिर किसके पास है। और जब हम इन दस्तावेजों को गहराई से देखते हैं तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये मामला केवल कुछ बीघा जमीन या किसी एक मठ के अधिकारों तक सीमित नहीं था। तो फिर मुद्दा क्या था? मुद्दा एक बहुत ही गहरे और मौलिक सवाल से जुड़ा था। एक लोकतांत्रिक देश में सबसे ताकतवर कौन है? सरकार या संविधान? यही सवाल था। क्या वो सरकार है जिसे भारी बहुमत से चुना गया है और जो संसद में बैठती है, या फिर वो संविधान है जिसके तहत उस सरकार और पूरी व्यवस्था का निर्माण हुआ है? यानी ये एक ऐसा टकराव था जिसने न्यायपालिका और विधायिका, मतलब कोर्ट और सरकार को सीधे आमने सामने ला खड़ा किया। एकदम आमने सामने। ये एक ऐसा सवाल था जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया था। कहानी की शुरुआत करने के लिए हमें 1960 और 70 के दशक के दक्षिण भारत की तरफ चलना होगा, विशेषकर केरला राज्य में। हाँ, केरला में। वहां एक जगह है इडनीर मठ, और इस मठ के प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती। वो अपने मठ का संचालन कर रहे थे, जिसका अपना एक लंबा इतिहास और परंपरा थी। लेकिन तभी एक सरकारी कानून उनके दरवाजे पर दस्तक देता है, और वहीं से शुरू होती है ये पूरी लड़ाई। विवाद का कारण बनता है केरला सरकार का केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963, यानी केरला भूमि सुधार अधिनियम, जिसके तहत राज्य सरकार मठ की संपत्ति और भूमि का अधिग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। हाँ, जमीन लेने की कोशिश, और यहीं से पूरी कानूनी प्रक्रिया का आरंभ होता है। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा पीछे हटकर ये भी समझना होगा कि केरला सरकार आखिर ऐसा कर क्यों रही थी। उनका मकसद क्या था? राइट। उस दौर में पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन और भूमिहीन लोगों को जमीन बांटने की एक बड़ी लहर चल रही थी, सामाजिक समानता लाने के लिए। बिल्कुल। राज्य सरकारें बड़े जमींदारों और संस्थाओं से अतिरिक्त जमीन लेकर गरीबों में बांटना चाहती थीं। उद्देश्य लोक कल्याण का था। लेकिन दूसरी तरफ एक आम नागरिक या संस्था के रूप में जब खुद की संपत्ति पर खतरा मंडराता है तो न्यायालय का दरवाजा तो खटखटाया ही जाता है। और स्वामी केशवानंदा भारती ने भी ठीक यही किया। उन्होंने इस भूमि सुधार कानून को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। लेकिन उनकी याचिका सिर्फ ये नहीं कह रही थी कि ये मेरी जमीन है, इसे मत छीनो। उनकी दलील बहुत ही मजबूत और संवैधानिक आधार पर टिकी थी। हाँ, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का हवाला दिया। सही। अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 26 जो धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार देता है। उन्होंने कहा ये इनका सीधा उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का तर्क बिल्कुल स्पष्ट था कि अगर राज्य सरकार मठ की संपत्ति ही छीन लेगी, जो कि उनकी आय का मुख्य स्रोत है, तो मठ अपना धार्मिक और संस्थागत काम कैसे करेगा? एकदम वाजिब सवाल था। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कैसे एक राज्य स्तर का संपत्ति विवाद रातों रात पूरे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की एक राष्ट्रीय बहस में तब्दील हो गया। मतलब मुद्दा सिर्फ एक मठ का नहीं रहा। नहीं, जब ये मामला उठा तो यह सिर्फ स्वामी केशवानंदा भारती का मुद्दा नहीं रह गया था। यह हर उस व्यक्ति का मुद्दा बन गया जिसे संविधान ने कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें कोई भी सरकार आसानी से छीन नहीं सकती। यानी ये लड़ाई व्यक्ति बनाम राज्य की बन गई थी। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनकर सरकार के नजरिए से सोचें तो एक निर्वाचित सरकार का काम तो नीतियां बनाना है। हाँ, जनता ने उन्हें चुना है। अगर सरकार समाज के पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाने के लिए कोई कानून ला रही है तो बीच में ये मौलिक अधिकारों की बहस उसे रोक रही थी। और यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उस दौर की राजनीति काफी गरमाई हुई थी। हाँ, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा था उसी दौरान देश की राजनीति और संसद भी शांत नहीं बैठी थी। इस केस को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक माहौल को समझना ही होगा। 1970 का दशक भारतीय राजनीति में बहुत उथल-पुथल वाला था। काफी बड़े फैसले हो रहे थे।
केंद्र में एक बेहद ताकतवर सरकार थी। सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्सेस को खत्म करने जैसे बड़े समाजवादी कदम उठाए थे। लेकिन कोर्ट ने उन्हें रोक दिया था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कई फैसलों को असंवैधानिक ठहराकर रद्द कर दिया था। इससे पहले 1967 के गोलकनाथ केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। यानी संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक तरह का अहंकार और शक्ति का टकराव चल रहा था। सरकार को लग रहा था कि कोर्ट उनके हर प्रगतिशील काम में अड़ंगा लगा रहा है। और इसी टकराव का नतीजा थे वो बड़े संवैधानिक बदलाव यानी अमेंडमेंट्स, जिन्होंने केशवानंदा भारती विवाद की आग में घी डालने का काम किया। वही इन दस्तावेजों का मुख्य हिस्सा है। चलिए उन संशोधनों पर नजर डालते हैं जो हमारे आज के स्रोतों में प्रमुखता से दर्ज हैं। सबसे पहले आता है 24वां संशोधन 1971। इस संशोधन ने एक तरह से संसद को एक ब्लैंक चेक दे दिया। ब्लैंक चेक? हाँ, इसने स्पष्ट कर दिया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने यानी संशोधित करने की पूरी शक्ति है। किसी भी हिस्से का मतलब है सब कुछ। तो ये 24वां संशोधन सीधे तौर पर गोलकनाथ केस के फैसले को पलटने के लिए लाया गया था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। इसके जरिए ये संदेश दिया जा रहा था कि जनता की चुनी हुई संसद की ताकत असीमित है। और इसके तुरंत बाद ही एक और बड़ा बदलाव हुआ, 25वां संशोधन। हाँ, उसी साल। इस संशोधन के जरिए नागरिकों के संपत्ति के अधिकार को भारी रूप से सीमित कर दिया गया। आसान भाषा में कहें तो राज्य के पास ये अधिकार आ गया कि वो लोक कल्याण के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। और उसके बदले जो मुआवजा दिया जाएगा उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार अपनी नीतियों को कानूनी चुनौतियों से पूरी तरह सुरक्षित करना चाहती थी। इसलिए साल 1972 में 29वां संशोधन लाया गया। ये संशोधन तो जैसे सरकार के लिए एक अभेद्य रक्षा कवच की तरह था। कैसे? इसके तहत केरला के भूमि सुधार कानूनों को सीधा संविधान की 9वीं अनुसूची यानी 9th स्केड्यूल में डाल दिया गया। अब इस 9वीं अनुसूची को समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरह का जादुई बॉक्स या ब्लैक होल था। सही शब्द इस्तेमाल किया, ब्लैक होल। उस समय के प्रावधानों के अनुसार अगर सरकार किसी भी कानून को इस 9वीं अनुसूची वाले बॉक्स में डाल दे तो उसका सीधा सा मतलब था कि देश का कोई भी कोर्ट उस कानून की न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। यानी कोर्ट उस कानून को छू भी नहीं सकता, उस पर सवाल ही नहीं उठा सकता। यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी। इन 3 संशोधनों को अगर एक साथ रखकर देखें तो उस समय की असली कानूनी और राजनीतिक स्थिति का निचोड़ सामने आता है। और जो मुख्य प्रश्न अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने खड़ा हुआ वो केवल एक मत की जमीन का नहीं था। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या संसद के पास सच में ये शक्ति है कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को, यहां तक कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी अपने मनमाने ढंग से असीमित रूप से बदल दे? क्या बहुमत वाली सरकार संविधान को पूरी तरह से फिर से लिख सकती है? इस बहस में दोनों पक्षों की दलीलें सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ देश के सबसे बेहतरीन कानूनी दिमाग बैठे थे। सरकार के पक्ष की बात करें तो उनका नेतृत्व कर रहे थे दिग्गज वकील HM सीरवाई। उनका तर्क बहुत ही सीधा और तकनीकी था। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला दिया, जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। हाँ, सीरवाई की दलील थी कि ये अनुच्छेद संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण और असीमित शक्ति देता है। उनका मानना था कि संसद देश की सर्वोच्च संस्था है, इसे जनता ने चुना है। तो अगर जनता की इच्छा है कि संविधान बदले तो संसद उसे बदल सकती है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार की शक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर याचिकाकर्ता यानी स्वामी केशवानंद भारती के पक्ष की दलीलें रख रहे थे भारत के सबसे प्रसिद्ध वकीलों में से एक नानी पालकीवाला। उनका क्या तर्क था? पालकीवाला का तर्क था कि संसद की शक्ति भले ही कितनी भी विस्तृत हो, लेकिन वो अनलिमिटेड यानी असीमित नहीं हो सकते। उन्होंने एक बहुत ही मजबूत दलील दी कि संसद संविधान की उपज है, क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए वो अपने ही निर्माता को खत्म नहीं कर सकती। एकदम। उनका तर्क था कि संविधान सिर्फ कानूनों की एक सूखी किताब नहीं है, इसका एक अपना ढांचा है, एक दर्शन है, एक मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी अगर संसद को अनुच्छेद 367 के तहत संशोधन की शक्ति मिली है तो उसका इस्तेमाल उस मूल संरचना को नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। अगर संसद सब कुछ बदल सकती है तो फिर संविधान के होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? कोई भी बहुमत वाली सरकार कल को कह सकती है कि देश में अब चुनाव नहीं होंगे या न्यायपालिका को खत्म किया जाता है।
पलखीवाला का डर था कि असीमित शक्ति एक लोकतांत्रिक सरकार को तानाशाही में बदल सकती है। ये एक बहुत ही बड़ी और जटिल कानूनी गुत्थी थी जिसे सुलझाना कोई आम बात नहीं थी। और इसी गंभीरता को देखते हुए भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। हमारे सूत्रों से पता चलता है कि इस मामले को सुनने के लिए भारत के न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ का गठन किया गया, पूरे 13 जजों की एक बेंच। आज तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में इससे बड़ी बेंच कभी नहीं बैठी है। लगातार 68 दिनों तक इस मामले की सुनवाई चली, हजारों पन्नों के दस्तावेज पढ़े गए। इस ऐतिहासिक बेंच की अध्यक्षता उस समय के मुख्य न्यायाधीश S.M. सिकरी कर रहे थे। 13 जजों का एक साथ बैठना और महीनों तक जिरहा चलना ही इस बात का प्रमाण है कि ये कोई सामान्य विवाद नहीं था। ये भारत के भविष्य और उसके लोकतांत्रिक चरित्र को तय करने वाला क्षण था। और जब फैसला सुनाने की बारी आई तो न्यायालय भी बीच से बंटा हुआ नजर आया। ये फैसला बेहद करीबी था। 7-6 के बहुमत से निर्णय आया, यानी 7 जजों ने एक तरफ वोट किया और 6 जजों ने दूसरी तरफ। सिर्फ एक वोट के अंतर से देश का संवैधानिक इतिहास लिखा गया। ये वास्तव में एक अभूतपूर्व क्षण था। इस फैसले को समझने के लिए हमें इसके कानूनी पहलुओं को थोड़ा गहराई से देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ बहुत स्पष्ट हिस्से थे। सबसे पहला बिंदु था संसद की सीमित शक्ति। न्यायालय ने सरकार की इस बात को तो माना कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति है, लेकिन साथ ही ये स्पष्ट कर दिया कि ये शक्ति असीमित नहीं है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? जब 7 जजों का बहुमत ये कहता है कि शक्ति असीमित नहीं है, तो उन्होंने सरकार को किस बात से रोका? यहीं से जन्म होता है उस ऐतिहासिक सिद्धांत का जिसने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल संरचना सिद्धांत। न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि संविधान के कुछ अपनी मूल विशेषताएं होती हैं। संसद चाहे तो संशोधनों के जरिए संविधान में बड़े से बड़े बदलाव कर सकती है। इसे एक इमारत की तरह समझिए। संसद चाहे तो दीवारों का रंग बदल दे, खिड़कियां नई लगा दे, यहां तक कि कुछ कमरे भी नए बना दे, लेकिन वो उस इमारत की नींव यानी संविधान की मूल संरचना को नष्ट या खत्म नहीं कर सकती। ये सच में एक बहुत ही शानदार और संतुलित समाधान था। एक तरफ उन्होंने 24वें संशोधन को वैध माना, यानी संसद की संशोधन करने की शक्ति को स्वीकार किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने उस शक्ति पर एक अदृश्य लगाम भी लगा दी। लेकिन 25वें और 29वें संशोधन का क्या हुआ? क्योंकि वही तो वो संशोधन थे जिन्होंने संपत्ति के अधिकार को सीमित किया था और नवी अनुसूची का ब्लैक होल तैयार किया था। न्यायालय ने 25वें संशोधन को आंशिक रूप से वैध माना। अदालत ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए सरकार संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त रख दी। क्या शर्त थी वो? उन्होंने उस हिस्से को असंवैधानिक करार दिया जो न्यायपालिका को ऐसे मामलों की समीक्षा करने से रोकता था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति को किसी भी संशोधन से खत्म नहीं किया जा सकता। यानी ये सरकार कोई भी कानून बनाए, भले ही वो 9वीं अनुसूची में डाला जाए, अदालत के पास ये अधिकार हमेशा रहेगा कि वो उस कानून की जांच कर सके। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन एक सवाल जो अक्सर कानूनी हलकों में पूछा जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मूल संरचना को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो आखिर ये मूल संरचना है क्या? क्या उन 13 जजों ने इसकी कोई पक्की लिस्ट दी थी कि ये 10 चीजें मूल संरचना है और इन पर कोई हाथ नहीं लगा सकता? नहीं, यही इस फैसले की सबसे बड़ी खूबी और शायद सबसे बड़ी बहस का विषय भी है। सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की कोई भी फिक्स लिस्ट या निश्चित सूची जारी नहीं की। अच्छा। इसके बजाय उन्होंने ये तय किया कि कौन सी चीज मूल संरचना का हिस्सा है, ये समय समय पर अलग अलग केसों और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन फैसले में कुछ प्रमुख तत्वों को इसका हिस्सा जरूर बताया गया ताकि एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार हो सके। हमारे स्रोतों में उन प्रमुख तत्वों की एक सूची दी गई है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है संविधान की सर्वोच्चता, यानी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सीधा मतलब है कि कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या पूरी की पूरी संसद संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। सबसे ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये किताब यानी संविधान रहेगा। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिसका अर्थ है कि भारत में हमेशा लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं ला सकती जिससे देश में चुनाव ही खत्म हो जाए या कोई राजशाही या तानाशाही लागू हो जाए। तीसरा तत्व है धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों का सम्मान आदर करेगा।
कोई भी सरकार बहुमत के आधार पर देश को किसी एक धर्म का राष्ट्र घोषित नहीं कर सकती। इसके अलावा संघीय ढांचा यानी फेडरलिज्म को भी मूल संरचना का अभिन्न हिस्सा माना गया। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है उसे केंद्र सरकार अपनी मर्जी से खत्म करके सारी ताकत दिल्ली में केंद्रित नहीं कर सकती। राज्यों का अपना वजूद और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार न्यायपालिका के पास रहा वो है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। ये सुनिश्चित करता है कि अदालत हमेशा कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकती है। इसी के साथ शक्तियों का पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स, जहां विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसे लागू करेगी और न्यायपालिका उसकी जांच करेगी। और विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, यानी देश में कानून का राज होगा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। इन सभी को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो 1973 के इस एक केस ने भारत के भविष्य की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। इस निर्णय ने संसद की निरंकुश शक्ति पर एक बहुत ही मजबूत और कानूनी ब्रेक लगा दिया। जरा सोचिए, अगर ये फैसला नहीं आता तो शायद भविष्य में कोई भी बहुमत वाली सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संविधान को पूरी तरह से पलट सकती थी। इस फैसले ने न्यायपालिका को सिर्फ एक फैसला सुनाने वाली अदालत से ऊपर उठाकर आधिकारिक तौर पर संविधान का रक्षक बना दिया, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सच में एक युगांतरकारी बदलाव था और इस फैसले का असली महत्व 1973 में नहीं बल्कि उसके बाद आने वाले वर्षों में साबित हुआ। हाँ, जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगी तब इसी मूल संरचना सिद्धांत ने लोकतंत्र को बचाया। उदाहरण के लिए स्रोतों में इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण केस का जिक्र है। उस समय संसद ने 39वां संशोधन पारित किया था। उसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के चुनाव को किसी भी अदालत की न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया क्योंकि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मूल संरचना के खिलाफ था। और बाद में मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1980 में हुआ था, उसमें भी ठीक ऐसा ही हुआ जब सरकार ने 42वें संशोधन के जरिए संसद की संशोधन शक्ति को असीमित करने की एक और कोशिश की। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से उसे ये कहते हुए खारिज कर दिया कि संसद अपनी सीमित शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को असीमित शक्ति नहीं दे सकती। इन फैसलों ने सही मायनों में लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने से रोका। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज के इन सभी स्रोतों और इस पूरे ऐतिहासिक घटनाक्रम का विश्लेषण करने के बाद एक ऐसा गहरा विचार है जिस पर सभी को सोचना चाहिए। वो क्या? जैसा कि हमने चर्चा की, सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना की कोई पक्की या सीमित सूची नहीं बनाई। उन्होंने यह तय करने का अधिकार पूरी तरह से अपने पास रखा कि भविष्य में क्या मूल संरचना का हिस्सा होगा और क्या नहीं। हाँ, ये तो तय है। तो ये विचार करने वाली बात है कि क्या ये लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी संविधान को भविष्य की उन अनजानी और खतरनाक चुनौतियों से बचाने की एक शानदार दूरदर्शी तरकीब थी, या फिर इसका एक दूसरा पहलू भी है। किसी के भी मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या इस फैसले से उन जजों के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है जिन्हें जनता ने वोट देकर नहीं चुना है? बिल्कुल। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जहां जनता सर्वोपरि है, क्या बिना चुने हुए न्यायाधीशों यानी अनइलेक्टेड जजेस के पास ये तय करने की अंतिम शक्ति आ जाना कि लोकतंत्र के लिए मूल क्या है, क्या ये एक सही स्थिति है? जब संसद कोई कानून बनाती है तो वो लाखों लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जब कुछ जज उसे मूल संरचना के नाम पर रद्द कर देते हैं तो क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ नहीं जाता? ये एक ऐसा नाजुक संतुलन है जिस पर आज भी कानूनी विशेषज्ञों, राजनीतिक विचारकों और समाज को लगातार विचार विमर्श करते रहना चाहिए। ये एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक पहलू है जो निश्चित रूप से इस पूरे विषय को एक नई और आलोचनात्मक दिशा में देखने के लिए प्रेरित करता है। सही कहा। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कानून की किताबें और कोर्ट के फैसले सिर्फ नियम नहीं बताते, वे हमारी आज़ादी, हमारे अधिकारों और हमारे भविष्य की रखवाली भी करते हैं। एक मामूली कृषि संपत्ति से शुरू हुआ विवाद कैसे पूरे देश के संविधान का रक्षक बन गया, ये कहानी अपने आप में अद्भुत है। इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। सुनने वालों के लिए यही संदेश है कि हमेशा नई चीजें सीखते रहें, सवाल पूछते रहें और ऐसे ही विचार करते रहें।